हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं 20 और 21 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर। कल दोस्तों मैं अपना करंट अफेयर डाल नहीं पाया था कल की डेट का, इसलिए आज उसको कंबाइन कर ले रहे हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ में। तो आज कौन सा है प्लेस? आज है दोस्तों ब्राज़ील। ये है ब्राज़ील, आपका कहाँ पे है, ये किस कॉन्टिनेंट में? ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ये वाला जो दोस्तों है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। अब क्या क्या फेमस है इसके बारे में दोस्तों, तो ये एज आप जैसे देख सकते हैं एरिया वाइज अगर आप देखेंगे तो ये वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट कंट्री है एज पर एरिया। ठीक है, और लार्जेस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट, मतलब अगर आप देखेंगे इस कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न में, ये वाला जो पार्ट है ईस्टर्न मोस्ट है ना, तो ईस्टर्न मोस्ट में कौन सी कंट्री आ रही है? ब्राज़ील आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो पोर्तुगीज यूज़ होता है। कैपिटल इसका क्या है? ब्राज़ीलिया, जो कि ये वाला है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लार्जेस्ट सिटी इसकी कौन सी है? इसकी लार्जेस्ट सिटी है साओ पोलो। ठीक है, अब देख लेते हैं साओ पोलो कहाँ पे है। तो दोस्तों अगर आप मैप में देखेंगे तो साओ पोलो आपको मिल जाएगा ये यहाँ पे, ये रहा आपका साओ पोलो। ठीक है दोस्तों, ईस्ट में इसके अगर आप देखेंगे तो अटलांटिक ओशन है, मतलब इस वाले पोर्शन में अगर आप देखेंगे ईस्ट में तो इसके अटलांटिक ओशन है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे साउथ में आपका देखेंगे तो ये अगर ब्राज़ील है तो इसका साउथ में अगर आप देखेंगे तो ये उरुग्वे हो गया। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में आप ये नॉर्थ गए और उसके बाद आप वेस्ट इस साइड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा कोलंबिया। तो ये रहा आपका नॉर्थ वेस्ट में कोलंबिया। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसके वेस्ट में प्रॉपर देखना चाहेंगे तो बोलिविया और पेरू जो है इसके वेस्ट में आता है। ये बोलिविया हो गया और ये पेरू हो गया। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में ये हो गया और वेस्ट में आप इनको देख लो। ठीक है, उसके बाद अगर आप नॉर्थ में देखेंगे, नॉर्थ में आपका वेनेजुएला हो गया। ठीक है, गुयाना हो गया, उसके बाद आपका सूरीनेम हो गया और ये फ्रेंच गुयाना हो गया, मतलब फ्रांस की एक टेरिटरी है। ठीक है, चलिए फिर इसमें अगर दोस्तों एक चीज़ देखेंगे, आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का लगभग आधा एरिया जो यही कवर कर लेता है, मतलब लगभग। ठीक है, और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट आप जो ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में भी आता है कि सिर्फ दो कंट्रीज़ को छोड़ के, है ना, सिर्फ दो कंट्रीज़ को छोड़ के अगर आप देखेंगे, एक हो गया आपका इक्वाडोर और दूसरा हो गया आपका चिली, जो कि ये इस साइड आ रहा है ना। इनके अलावा जितने भी मतलब कंट्री हैं इस कॉन्टिनेंट में, सबको ये बॉर्डर करता है। ठीक है दोस्तों, कवर्स रफली हाफ ऑफ द अमेरिका साउथ अमेरिका टेरिटरी। ठीक है दोस्तों, और अमेजन बेसिन का मोस्ट एरिया मतलब अमेजन रिवर है उसके आसपास का जो एरिया होता है, बेसिन जो है उसका मोस्ट एरिया जो यही कवर करता है दोस्तों, है ना। और ये जान लीजिए वर्ल्ड में इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अगर आप देखेंगे ये इक्वेटर हो गया और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये वाला हो गया, ये दोनों पास करते हैं। चलिए फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर हो गया हमारा दोस्तों, जो न्यूज़ में चला है K2-18b। अब ये क्या है दोस्तों, ये एक तरह से एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट कौन से होते हैं दोस्तों? जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर होते हैं उन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। इस पे साइंटिस्ट ने एक प्रेजेंस ऑफ लाइफ देखा है, मतलब जैसे कि मतलब वाटर ओशन हो गया, एक एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, मतलब साइंटिस्ट मान रहे हैं कि यहाँ पे मतलब लाइफ प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये सबसे ज़्यादा सिंपल ध्यान रखना का क्वेश्चन अगर आ गया है कि K2-18b है क्या, तो एक एक्सोप्लैनेट है। ठीक है, और डिटेक्टेड बाय किससे? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये 2021 में आया था, मतलब बनाया गया था, मतलब कॉम्बिनेशन था इसमें, जैसे नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा स्पेस एजेंसी, इन तीनों ने मिलकर इस चीज़ को बनाया था, इस टेलीस्कोप को। ठीक है, अब इसका लोकेशन आप देखेंगे तो ये लैंग्रेज L2 पॉइंट पे है। अब देखेंगे ये वाला जो अगर आप सर्कल देखेंगे, ये सर्कल नहीं इलिप्स मार लीजिए। ठीक है, इलिप्टिकल है ना। इसमें जो ये वाला पॉइंट है ये L1 हो गया, इसके जस्ट सामने L2 हो गया, L4 हो गया, L5 और ये L3। तो हम मतलब ये जो टेलीस्कोप है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये L2 में है, इस वाले पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद थर्ड करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। थर्ड करंट अफेयर अगर आप देखेंगे तो इसमें न्यूज़ में है यूएस अटैक्ड हुतीस इन यमन। ठीक है, अब इसका कारण क्या था? बाबेल मंडेब स्ट्रेट। ठीक है, ये एक तरह से चोक पॉइंट, अगर इसको कंट्रोल कर लेगा कोई तो मतलब ग्लोबल ऑयल ट्रेड को वो मतलब चोक कर सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं इस पोजीशन को, ताकि हमेशा याद रहे। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, मैप में देखिएगा, है ना। यूएस में जो अटैक किया हुतीस कहाँ है? इस यमन में रहते हैं। यमन में आधा अगर पोर्शन आप देखेंगे तो इस तरफ जो है आपका, इधर गवर्नमेंट होगी यमन की, जिसको सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया, है ना। और उसके बाद इस तरफ जो होगा ये हुतीस होगा, जिसको सपोर्ट करता है ईरान। ठीक है, अब ये जो है एरिया, यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी शिप आती हैं उनको ये लोग मतलब रोकते हैं, परेशान करते हैं, है ना। और यमन की गवर्नमेंट, ये लोग बस मेन ये चाहते हैं कि यमन की गवर्नमेंट को एक प्लेस मिले, इनका भी एक पोजीशन हो, जो कि यमन की गवर्नमेंट नहीं चाहती है। ठीक है, इसीलिए इनका होता रहता है। अब ईरान जो है सिर्फ यहाँ पे नहीं दोस्तों, मतलब आप सोचेंगे लेबनान में भी जो है ना, वो भी मतलब ईरान के ही प्रॉक्सीज हैं, है ना। तो बस यही है कि मतलब ये जो मतलब इनकी वजह से जो मतलब ग्लोबल ऑयल ट्रेड में जो दिक्कतें आती है उसको खत्म करने के लिए यूएस ने अटैक किया था। बस इतना न्यूज़ है, बाकी हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट करंट अफेयर, है ना। नेक्स्ट करंट अफेयर आपका दोस्तों, प्रोटेस्ट अगेंस्ट मुंबई बिल्डर्स। मतलब एक जान लीजिए, मतलब एक मुंबई बिल्डर है, का अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया उसने। उसने क्या किया ना, उसने जिन जिन जिनको मतलब अपना मतलब बिल्डिंग बेचा था, है ना, वो लोग बस एक शांतिपूर्ण से मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये जाके कोर्ट में केस कर रहे थे कि भाई ये लोग हमारे नाम का दुरुपयोग मतलब बेइज्जती कर रहे हैं, मेरे नाम की बेइज्जती हो रही है। तो इससे क्या कोर्ट बोलता है, भाई वो लोग गलत कुछ कर नहीं रहे, उनका राइट है, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ अपनी डिमांड के लिए अगर तुम नहीं पूरा कर रहे हो तो वो ये चीज़ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग के लिए मेन क्या इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को पता करना चाहिए कि राइट ऑफ टू प्रोटेस्ट मतलब कहाँ तक वैलिड है, लीगल है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं। ये तो जान लीजिए दोस्तों, ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है ये मतलब फंडामेंटल राइट्स के अंडर में नहीं आता है, मतलब एक्सप्लिसिटली मतलब रिटन नहीं है, पर ये कि मतलब ये जो अपनी पावर है ये ड्राइव करता है किसे? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब जो 19वें आर्टिकल में दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इससे ये अपनी पावर्स को मतलब डिराइव मान लो, इसके तहत आप कर सकते हो। ठीक है,
उसके अलावा इसी में 19 वाले आर्टिकल, जैसे कि 19(1) का ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, असेंबल मतलब आप इकट्ठा कर सकते हो पर पीसफुली विदाउट किसी मतलब हथियार के, ठीक है। उसके बाद तीसरा जैसे 91(c) का फ्रीडम टू फोर्स फॉर एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन भी बना सकते हो, ठीक है। अब इसको एक तरह से और भी वैलिडिटी मिल जाती, मतलब एक तरह से मिल जाता है, जैसे आर्टिकल 21 भी कहता है कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो अपनी पार्ट मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्पीच एज एन एसेंशियल, मतलब अगर आपके जीवन के लिए वो जरूरी है कोई चीज़ जिसके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आप कर सकते हो, राइट टू लाइफ है ना आपका, इसमें गारंटी कर देता है आर्टिकल 21 में, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप जबरदस्ती कुछ नहीं करते, डिपेंड करता है कि इसमें मतलब आप क्या क्या चीज़ें नहीं खराब कर रहे हो। जैसे रिस्ट्रिक्शन इसमें क्या है, जो कि आर्टिकल नंबर 19(2), 19(3) में मेंशन किया गया है, जैसे पहले कि हमारे देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को ना खराब करें, है ना। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, यहाँ पे स्टेट का मतलब है कंट्री दोस्तों, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी को कुछ मतलब दिक्कत ना हो, है ना। और जो हमारे फॉरेन स्टेट्स हैं मतलब फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन खराब ना हो, अब पब्लिक ऑर्डर सरकारी ऑर्डर उसका वायलेशन ना हो, मतलब डिसेंसी होती है, मतलब मैन मतलब मोरालिटी भी होती है, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, मतलब जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोड होता है ना, उन सब चीज़ों को भी देखना जरूरी होता है इसमें, ठीक है। इसी तरह एक वर्ड यूज़ होता है दोस्तों, राइट टू स्ट्राइक, ये किसके द्वारा किया जाता है, इसे लेबर्स राइट माना जाता है इसे, ठीक है, पर ये एब्सोल्यूट नहीं है, फंडामेंटल में नहीं दिया गया फंडामेंटल राइट में, ठीक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ करंट अफेयर आ जाता है, एक न्यूज़ में है ताप्ती रिवर, मतलब प्लेसेस इन न्यूज़ में, तो आप बस जस्ट जान लीजिए न्यूज़ में था, तो अभी जैसे कि अब ताप्ती रिवर के बारे में आप जान लीजिए, ये रिवर कहाँ पे है, सेंट्रल इंडिया में फ्लो करती है, ठीक है, कहाँ पे, साउथ ऑफ नर्मदा, जो कि मैप में करते हैं, इसको ज़्यादा याद रहेगा ना। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों मैप में भी, जैसे ये वाली नर्मदा होगी, ठीक है, इसी के साउथ में बहती है ताप्ती रिवर, ये वाला आप देखिएगा, हम लोग में अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ये सेंट्रल इंडिया में ही तो हो गया एक तरह से, है ना। उसके बाद कहाँ पे है, साउथ में है नर्मदा के, ठीक है, और ये 724 किलोमीटर तक फ्लो करती है वेस्टवर्ड, वेस्ट डायरेक्शन में दोस्तों, ये 724 किलोमीटर मतलब ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करने के बाद ये अरेबियन सी में गल्फ ऑफ खंबत में जाके ये ड्रेन कर जाती है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये कहाँ तक, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, एमपी, और यहीं से ये ओरिजिन भी होती है दोस्तों, यहीं इन तीनों मतलब स्टेट्स में ये फ्लो करती है, उसको अरेबियन सी में गल्फ ऑफ खंबत में जाके ड्रेन हो जाती है। यहाँ पे जान लीजिए दोस्तों, जब तक उकाई डैम नहीं बना था ना तो काफ़ी दिक्कतें होती थी, इसका पानी काफ़ी फ्लो ओवरफ्लो करता था, उकाई डैम बनाने के बाद ही इसका थोड़ा फ्लो कंट्रोल में रहा है ना, नहीं तो बाढ़ की समस्या बन जाती थी, ठीक है। अब जो सूरत है गुजरात का, वो इसी के मतलब किनारे पे बसा हुआ है, ये ध्यान रखना, सूरत मतलब जो हमारा सिटी एरिया है गुजरात का वो इसी के बैंक पे है, ठीक है। ओरिजिन तो मुल्ताई मैंने बताया एमपी में है, और सेकंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया, नर्मदा के बाद वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करने वाली सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है दोस्तों। अब ट्रेवल मैंने बता दिया, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन होता है। उसके बाद थोड़ा सा ये चार ध्यान रखना दोस्तों, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सबकी सब सतपुरा रेंज से ओरिजिन है इनका, वकी, अनेर, अरुणावती और गोमई। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी अगर आप देखेंगे तो नेसू हो गया, अमरावती हो गया, गिरना हो गया, पूर्णा हो गया, एक्सेट्रा। अमरावती अरुणावती ध्यान रखिएगा, अमरावती आपकी लेफ्ट में है, अरुणावती आपकी राइट में, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि, ठीक है। उसके बाद 6 न्यूज़ आ जाता है आपका, बहुत प्राउड मूवमेंट है दोस्तों हम लोग के लिए कि हमारी जो मतलब सबसे स्पिरिचुअल बुक है, जो मतलब जैसे भगवत गीता हो गया और नाट्य शास्त्र जो है, ये यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया गया है। ये कब लाया, ये यूनेस्को का ही इनिशिएटिव है जो कि 1992 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ताकि मतलब जो भी मतलब मान लीजिए कभी मान लो दुनिया किसी उल्का पिंड या किसी चीज़ से खत्म हो जाए तो कुछ ऐसे रिकॉर्ड हमेशा रहने चाहिए जो आने वाली मानव जाति होगी उसको देख के कुछ सीखने को मिले, है ना। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, जैसे मैंने बताया कि 1992 में स्टार्ट हुआ था, इनिशिएटिव ऑफ यूनेस्को है टू प्रिजर्व मतलब जो भी वैल्यूबल चीज़ें हैं उनको प्रिजर्व करना, ताकि आगे चल के मतलब वो कभी भी अगर कुछ विनाश या कुछ ऐसा हो तो मतलब जो भी जनरेशन आए उसके लिए फायदा हो, ठीक है। इसमें इंडिया की रैंक 10 है मतलब लिस्ट में, क्योंकि हमारे टोटल जो बुकें या डॉक्यूमेंट है वो मतलब 14 है, और रैंक 1 में है जर्मनी और रैंक 2 में यूनाइटेड किंगडम है, बस इंडिया की रैंक 10 तक 14 बुक्स या डॉक्यूमेंट इसकी है रजिस्टर्स में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं भगवत गीता के बारे में, ठीक है। ये जैसे भगवत गीता का ही मेंशन हुआ तो भगवत गीता देख लीजिए, ये है, इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, ठीक है, लगभग, और पार्ट ऑफ महाभारत मतलब जो भीष्म पर्व है ना, महाभारत का ही एक पार्ट है ये, मतलब भीष्म पर्व में ही बोला गया था। कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, एक तरह से डायलॉग बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन। कोर टीचिंग इसमें क्या है, धर्म की आपकी ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, एक्शन क्या होने चाहिए, आपको नॉलेज क्या है, ठीक है, आपकी भक्ति क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया, ठीक है। इसको काफ़ी लोगों ने, जैसे आइंस्टीन को आप जानते होंगे, उन्होंने भी इस चीज़ को पढ़ा हुआ है, गांधी जी हो गए, विवेकानंद जी हो गए, है ना। उसके बाद आगे आपका आ जाता है आपका नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र मतलब जो भी परफॉर्मिंग आर्ट्स है इंडिया की, उसका एक तरह से फाउंडेशन माना जाता है इसे, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था, ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था, ठीक है दोस्तों। लगभग 36,000 वर्षीय है इसमें, है ना। और इसको मतलब नाट्य वेद या गंधार वेद भी कहा जाता है, ठीक है। कंपोनेंट्स इसके देखिए, नाट्य ड्रामा हो गया, अभिनय हो गया, एक्सप्रेशन एक्टिंग हो गया, रास हो गया, स्टैटिक मोशन हो गया, भाव हो गया, संगीत हो गया, ठीक है। उसके बाद 7 करंट अफेयर आ जाता है। एक दोस्तों लेडीज़ हैं कोई राजस्थान की, नाम तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लीजिए वो क्या कर रही है ना, जगह जगह अवेयरनेस फैला रही हैं चाइल्ड मैरिज को लेकर, क्योंकि उन्होंने मतलब जो बचपन में दिक्कत झेली थी, उन्हें चाहती कोई और झेले, है ना। उनका क्या हो गया था, काफ़ी छोटी उम्र में मतलब उनकी शादी हो गई थी, 3 बच्चे एक साथ हुए थे, तो मतलब जो प्रेगनेंसी मतलब अर्ली प्रेगनेंसी की जो दिक्कतें होती हैं, अर्ली मतलब मैरिज की जो दिक्कतें होती हैं, उन सब के बारे में ये अवेयरनेस कर रही हैं। तो ये काफ़ी फेमस में है, पर नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके इंपॉर्टेंट क्या एग्जाम के लिए कि स्कीम्स क्या क्या लाई गई हैं इन चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि एक स्कीम है आपका सुकन्या समृद्धि योजना, ये 2015 में लाई गई थी। मतलब ये जो मतलब पेरेंट्स होते हैं उनको मतलब इंकरेज किया जाता है इसके थ्रू, ताकि वो इन्वेस्ट करें अपने बच्चे के फ्यूचर में, फंड थोड़ा इकट्ठा करें उस शादी के लिए या पढ़ाई के लिए, है ना। दूसरा आपका आ जाता है बालिका समृद्धि योजना, इसमें मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट कर देना, ताकि मतलब जो बच्चियाँ होती हैं उनका इन्वॉल्वमेंट और रिटेंशन को मतलब बनाए रखा जाए, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में। ये नहीं कि मतलब बच्चियों को मतलब पढ़ाई ना करवाएं माँ बाप, ठीक है।
और सबसे पॉपुलर जो है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें मेन मेन फोकस था बच्चियों की सुरक्षा बिफोर और आफ्टर द बॉर्न, ठीक है। उसके बाद 8th न्यूज़ आपका आ जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना। उड़ीसा के एक फार्मर हैं जयंत कुमार जीना, है ना, इन्हीं के फादर ने एक किस्म निकाली, मतलब वीट की, मतलब गेहूँ की एक किस्म निकाली थी, जिससे क्या होता है ना, उसमें ना बीमारी लगती थी ना, मतलब उसको मतलब किसी भी इन्वायरमेंट, अगर मतलब बहुत जल्दी अगर आप उगा दे, मतलब लेट में भी उगाएंगे तब भी ये हार्वेस्ट के समय में उसकी मतलब प्रोडक्टिविटी में कमी नहीं आती, मतलब इन तरह की चीज़ों से मतलब वो लड़ जाता था, है ना। क्लाइमेट चेंज से भी काफ़ी मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली था, मतलब कि जिस तरह का इन्वायरमेंट हो उसको दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो ट्रेडिशनल पैडी वैरायटी है। अब इसको क्या है कि मतलब इसको मतलब कंपनसेशन मिलेगा इस चीज़ के लिए, मतलब इन्होंने जैसे बनाया ना कमर्शियल यूज़ करने के लिए, कि इन्होंने इस चीज़ को कमर्शलाइज कर दिया ना, तो डेवलप मतलब इनके फादर जो डेवलप किया गया था इसको कमर्शलाइज किया, इसकी वजह से इनको कंपनसेशन मिलेगा मतलब गवर्नमेंट से, है ना। तो हम लोग जान लेते हैं क्या है ये, किस एक्ट के थ्रू, पीपीपी और पीवीएफआर एक्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001, ठीक है। जो कि मतलब जो फार्मर हो गया, ब्रीडर हो, उनको मतलब इंकरेज करता है कि वो नई वेराइटीज़ निकालें प्लांट्स की जो मतलब ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, है ना। अलाउज फार्मर्स टू प्लांट, ग्रो, एक्सचेंज एंड सेल पेटेंट प्रोटेक्टेड सीड्स एंड क्रॉप्स। ये तो आप समझ गए ना, जो भी मतलब देख रेख करता है ये, मतलब कि आप मतलब अगर कोई वैरायटी दी हो तो आपके अलावा कोई और उस चीज़ को यूज़ ना कर पाए, आप ही करें, है ना। ये दिया कैसे पर ये कि इसमें आप ब्रांडेड सीड करके आप नहीं कर सकते आप, है ना। उसके बाद पीरियड क्या है, 15 साल दी है पीरियड प्रोटेक्शन का फील्ड क्रॉप्स के लिए, ठीक है। नोटिफाइड क्रॉप जो भी मतलब नोटिफाई किया जाता है या फिर फील्ड क्रॉप्स पे जो उगाया जाता है। उसके बाद जो ट्रीज और वाइन्स होगी, अंगूर हो गए ना, इनकी अगर कोई वैरायटी आप निकालते हैं तो इन पे आपको 18 साल की प्रोटेक्शन मिलती है, मतलब 18 साल तक जो भी बेनिफिट होगा आप उठा सकते हैं, कोई और आपके नाम से या किसी और के नाम से नहीं यूज़ कर सकता। अब यही इसी एक्ट के थ्रू में मतलब आप अथॉरिटी, मतलब ये अथॉरिटी भी बनाई जाती है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी अथॉरिटी और ये फार्मर्स राइट अथॉरिटी। इसमें कंपोजिशन जो होता है, एक चेयरमैन होते हैं और 15 जो मेंबर होते हैं, ये सारे सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है, ठीक है। उसको इतना ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि 2001 एक्ट, है ना। उसके बाद अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इस चावल मतलब इस किस्म के बारे में, वीट के बारे में, है ना। तो ये कियोंझर काला चंपा है, ये इंडिजीनियसली बनाया गया है, ठीक है। वीट की वैरायटी है, डिजीज पेस्ट रेजिस्टेंस है इसमें, ठीक है, मतलब कंट्रोल कर लेगा, मतलब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसे। अडेप्टेबल है, सबसे बेस्ट पार्ट है, ठीक है। सोइंग पीरियड में मतलब अगर देर से भी उगाओगे तब भी का हार्वेस्ट में कमी नहीं होगी। अब उसके बाद मतलब क्लाइमेट रेजिस्टेंट भी है। उसके बाद कियोंझर आप जान लीजिए, इसका नाम जो पड़ा है ना, ये प्लेस है उड़ीसा का ही प्लेस है। जैसे दोस्तों ये वाला जो आप देख रहे हैं ये उड़ीसा वाला है, तो उड़ीसा का यही वाला जो पोर्शन है यही कियोंझर है ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कियोंझर को केंदुझार भी नाम बोला जाता है, उड़ीसा का ही एक डिस्ट्रिक्ट है। इसमें मेन पार्ट क्या है दोस्तों ना, इसकी 45% तक ट्राइबल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का 45% ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है। और पीवीटीजीस है इसमें काफ़ी ज़्यादा, जैसे मुंडा हो गया, कोला हो गया, गोंड हो गया, संथाल हो गया, जुआंग हो गया, है ना, यही है। उसके बाद कुछ फेस्टिवल जैसे सरहुल हो गया, मुंडा ट्राइब मनाती है, नेचर की पूजा करते हैं लोग, है ना। सोहराई हो गया, इसमें कैटल की पूजा की जाती है, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए पूजा की जाती है ना। उसके बाद 8 करंट अफेयर अगर आप देखेंगे तो इंडिया को मतलब इंडिया बन गया है 17th कंट्री जिसने कि अपने यहाँ पे एपीएम जो कि एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट होता है उसको स्टैब्लिश किया है। इसका मेन मकसद क्या है ना, जैसे कि डोपिंग वोपिंग के केस काफ़ी बढ़ रहे हैं दोस्तों ना, उस पर निगरानी करने के लिए या फिर उनकी फिटनेस पर निगरानी रखने के लिए, है ना, उन सब चीज़ों को ट्रैक करने के लिए इस चीज़ को ये खोला गया है। अब इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होगा, है ना। और इंडिया फर्स्ट, मतलब इंडिया में इस तरह का पहला है और दुनिया में मतलब इंडिया 17वीं कंट्री बन गई जिसने ऐसा कुछ स्टार्ट किया है। टू चेक एथलीट्स बायोलॉजिकल पासपोर्ट, है ना, बायोलॉजिकल डाटा हो गया कि मतलब उनके खून में कोई ड्रग्स तो नहीं है ना, मेन तो डोपिंग का ही है दोस्तों, बाकी उनकी फिटनेस को ट्रैक करना है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक बॉडी है अपने इंडिया में, नाडा। नाडा फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। इस्टेब्लिश हुई थी 24 नवंबर 2005 ध्यान रखना दोस्तों, नाडा, है ना। और स्टेचुटरी मतलब ये कानूनी तौर से रजिस्टर कब हुई थी, नाडा 2 एक्ट जो 2022 में आया था, ठीक है। इसको कानूनी रूप से मान्यता मिल गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल आपके कौन है, आशीष भार्गव, एक आईएएस अफसर है, ठीक है। उसके बाद 9th करंट अफेयर आपका आ जाता है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे दोस्तों ये नाम से है तो एक तरह से शोक दिन, पर ये कि उनके बलिदान को माना जाता है, किस तरह से लोगों के लिए उनका प्रेम था ना, जीसस क्राइस्ट के लिए। इस दिन को सूली पर चढ़ाया गया था, है ना। इसी के 3 दिन बाद वो फिर जिंदा हो गए थे, तो ये ध्यान रखना उस दिन को बोलते हैं ईस्टर संडे, सॉरी लिखा मैंने, ईस्टर संडे बोला जाता है। जो 3 दिन बाद वो फिर जिंदा हो गए थे, फिर उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को काफ़ी फैलाया, ठीक है। फिर 10th करंट अफेयर आपका हो गया वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 कौन जीते हैं, सौरभ कोठारी। लगभग क्या है, पंकज अडवाणी जी हमेशा जीते हैं पर इस बार सौरभ कोठारी जीते हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, ठीक है दोस्तों। हुआ कहाँ था, आयरलैंड के कार्लो में हुआ था। और इंटरनेशनल इसको करवाया कौन था, इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर दोहा में, इतना ही ध्यान रखिएगा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद केरला। केरला जो है इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने परमानेंट लोक अदालत सर्विसेज को ऑनलाइन स्टार्ट किया है। अब इसके बारे में जान लीजिए, लोक अदालत क्या है, परमानेंट लोक अदालत क्या है ना। अब इसमें क्या है, ऑनलाइन का मतलब है इसमें जो केस जो है एफआईआर भी ऑनलाइन कर सकते हैं, केस भी कर सकते हैं और हियरिंग भी इसकी ऑनलाइन ही होगी। किसके द्वारा स्टार्ट किया है, केरला स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। अब हम लोग थोड़ा सा लोक अदालत के बारे में जानते हैं। लोक अदालत मतलब जनता की अदालत, मतलब जो छोटे छोटे इशू होते हैं उनको सॉल्व करना, ताकि हर छोटे इशू के लिए एक आम आदमी को कोर्ट ना जाना पड़े, है ना। अफोर्डेबल भी है और फास्ट जस्टिस भी मिल जाता है, स्मॉल केसेस के लिए हो गया। पहला जो फर्स्ट लोक अदालत कैंप जो लगाया था, कैंप जो दोस्तों है 1982 में गुजरात में बनाया गया था, मतलब लगाया गया था। और इसको मतलब लीगलाइज कब कर दिया गया था, लीगलाइज किया गया था लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के द्वारा, जो कि 1987 में आया गया था। और ये बिकेम स्टेट मतलब कानूनी बन गया था, ठीक है, हम लोगों को कोर्ट ना जाना पड़े। और 2002 के अमेंडमेंट के बाद ये मतलब इसमें एक प्रोविजन ऐड कर दिया गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत। उसके बाद आया था दोस्तों द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, एक बुक है दोस्तों। इसमें मतलब जो आर्टिकल 370 को हटाया गया था ना, उसके बारे में जानकारी दी गई है, क्या क्या बातें हुई थी, है ना। और ऑथर कौन है इसके, एएस दुलत है, मतलब पहले रॉक चीफ रहे हुए हैं ये, ठीक है। उसके बाद आपका क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड न्यूज़ में कहा कि कोई इसके केव्स में मतलब टूरिस्ट के लिए मतलब खोल दिया गया है, टूरिस्ट के लिए। तो बस ये ध्यान लीजिए, सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल जो है ह्यूमन बींग्स के वो यहीं पे प्रेजेंट है, जिसका नाम एक जैसे लिटिल फुट हो गया, एक मिसिस प्लेस हो गया। हाँ, उसके बाद आपका आ जाता है टाइप 5
डायबिटीज़, ये कोई मतलब नई नहीं है दोस्तों, एक तरह से नया नाम दिया गया, तो न्यू टाइप ऑफ डायबिटीज़ है। इसका पुराना नाम जे टाइप डायबिटीज़ है ना, जे फॉर जमैका, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहीं पे देखा गया था। इसमें क्या है, जो पतले दुबले होते हैं, जिनके मतलब अंडर न्यूरिश मतलब कुपोषित होते हैं, उनमें ज़्यादा दिखता है, ठीक है। अब डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डायबिटीज़ क्या है दोस्तों, लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इंक्रीज्ड, मतलब जो नॉर्मल एक लेवल होता है उससे ज़्यादा अगर ग्लूकोज मतलब बॉडी में इंक्रीज हो जाए, मतलब ब्लड में है ग्लूकोज पर अगर सेल तक नहीं पहुँच रहा है और यूज़ नहीं हो रहा है तो ब्लड में रह जाता है, तो नॉर्मल लेवल से जब ज़्यादा हो जाता है तो डायबिटीज़ वाली कंडीशन आ जाती है ना। कॉज बॉडी नॉट एबल टू यूज़ और प्रोड्यूस, मतलब ये दोनों कंडीशन होता है, ये मतलब अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको यूज़ नहीं कर पा रही, या तो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है ना। उसके बाद आपका इंसुलिन के बारे में, ये कि हार्मोन है दोस्तों, जो कि मतलब बीटा सेल होते हैं जो पैनक्रियाज के, उसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। किस चीज़ के लिए जरूरी है, ये जरूरी है ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज टू सेल्स, सेल्स तक मतलब ग्लूकोज को पहुंचाने के लिए काफ़ी कारगर रहते हैं इंसुलिन, ठीक है। उसके बाद अगर मतलब इसकी कमी हुई तो ग्लूकोज खून, मतलब अगर मान लीजिए अगर सेल तक नहीं पहुंच रहा तो कहाँ जमा होगा, खून में जमा होगा, और खून में अगर जमा होगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है, जो कि ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। सेल्स नॉट एबल टू क्रिएट एनर्जी बाय ग्लूकोज रिजल्ट्स इन, तक मतलब वही है, अगर जब सेल्स तक पहुंचेगा नहीं, सेल्स एनर्जी बना नहीं पाएंगे, जब सेल्स एनर्जी बनाएंगे नहीं तो थकान कमजोरी यही सब होगा। अब इसमें दो चीज़ होती है, एक तो होता है इंसुलिन डिफिशिएंसी, अगर मान लो कमी है तो उसको टाइप 1, उस केस में टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, टाइप 3 मतलब इसके टाइप्स में यही दो डायबिटीज़ है, और भी होते हैं दो, ये इंपॉर्टेंट आप जान लीजिए। उसके बाद अगर इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पा रही हैं, मतलब है पर यूज़ नहीं कर पा रही है बॉडी, तो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है ना, एक्सेट्रा। उसके बाद आपका आ गया एक ये हल्दी की किस्म है दोस्तों, IISR है ना, सूर्या, किसके द्वारा बनाई गई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है ना, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।